नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी विद्रोही। आज 10 साल से जब्त कर रहा हूँ अपने इस नन्हे से हृदय में अग्नि का धधकता हुआ कुंड छिपाए बैठा हूँ। संसार में कहीं शांति होगी, कहीं सैर तमाशे होंगे, कहीं मनोरंजन की वस्तुएं होंगी। मेरे लिए तो अब यही अग्नि राशि है और कुछ नहीं। जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गई। किससे अपनी मनोव्यथा कहूँ? फायदा ही क्या? जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो, उसका मर जाना ही अच्छा है। मैंने पहली बार तारा को उस वक्त देखा जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे पिता आगरा के एक अच्छे डॉक्टर थे। लखनऊ में मेरे एक चाचा रहते थे। उन्होंने वकालत में काफ़ी धन कमाया था। मैं उन दिनों चाचा के साथ रहता था। चाचा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं ही उनका वारिस था। चाचा और चाची दोनों मुझे अपना पुत्र समझते थे। मेरी माता बचपन में ही सिधार चुकी थी और मातृ स्नेह का जो कुछ प्रसाद मुझे मिला वह चाची जी की भिक्षा, और वही भिक्षा मेरे उस मातृ प्रेम से वंचित बालपन की सारी विभूति थी। चाचा साहब के पड़ोस में हमारी बिरादरी के एक बाबू साहब और रहते थे। वह रेलवे विभाग में किसी अच्छे ओहदे पर थे। 200-250 रुपये पाते थे। नाम था विमल चंद्र। तारा उन्हीं की पुत्री थी। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल की होगी। बचपन का वह दिन आज भी आंखों के सामने है, जब तारा एक फ्रॉक पहने, बालों में एक गुलाब का फूल गूंथे हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे देखकर झेप सा गया। मुझे वह देवकन्या किसी मालूम हुई, जो उषा काल के सौरभ और प्रकाश से रंजित आकाश में उतर आई हो। उस दिन से तारा अक्सर मेरे घर आती। उसके घर में खेलने की जगह न थी। चाचा साहब के घर के सामने लंबा चौड़ा मैदान था, वहीं वह खेला करती। धीरे धीरे मैं भी उससे मानुष हो गया। मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताबों का बस्ता लेती। जब मैं स्कूल जाने के लिए गाड़ी में बैठता तो वह भी आकर मेरे साथ बैठ जाती। एक दिन उसके सामने चाची ने चाचा से कहा, तारा को मैं अपनी बहू बनाना चाहूँगी। क्यों कृष्णा, तू तारा से ब्याह करेगा? मैं मारे शर्म के बाहर भाग गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रही, मानो चाची ने उसे मिठाई देने को बुलाया हो। उस दिन से चाचा और चाची में अक्सर यही चर्चा होती, कभी सलाह के ढंग से, कभी मजाक के ढंग से। उस अवसर पर मैं तो शर्मसार बाहर भाग जाता था, पर तारा खुश होती थी। दोनों परिवारों में इतना घराव था कि इस संबंध का हो जाना कोई असाधारण बात नहीं थी। तारा के माता पिता को तो उसका पूरा विश्वास था कि तारा से मेरा विवाह होगा। मैं जब उसके घर जाता तो मेरी बड़ी आवभगत होती। तारा की माँ उसे मेरे साथ छोड़कर किसी बहाने से टल जाती थी। किसी को अब उसमें शक न था कि तारा ही मेरी हरदेश्वरी होगी। एक दिन उस सरलता ने मिट्टी का एक घरौंदा बनाया। मेरे मकान के सामने नीम का पेड़ था। उसी की छाँव में वह घरौंदा तैयार हुआ। उसमें कई जरा जरा के कमरे थे, कई मिट्टी के बर्तन और एक नन्ही सी चारपाई थी। मैंने जाकर देखा तो तारा घरौंदा बनाने में तन्मय हो रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और बोली, कृष्णा चलो हमारा घर देखो, मैंने अभी बनाया है। घरौंदा देखा तो हंसकर बोला, इसमें कौन रहेगा तारा? तारा ने ऐसा मुंह बनाया मानो यह व्यर्थ का प्रश्न था। बोली, क्यों, हम और तुम कहाँ रहेंगे? जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम लोग इसी घर में आकर रहेंगे। वह देखो तुम्हारे बैठक है, तुम यहीं बैठकर पढ़ोगे। दूसरा कमरा मेरा है, इसमें बैठकर मैं गुड़िया खेलूंगी। मैंने हंसी करके कहा, क्यों, क्या मैं सारी उम्र पढ़ता ही रहूँगा और तुम हमेशा गुड़िया ही खेलती रहोगी? तारा ने मेरी तरफ इस ढंग से देखा जैसे मेरी बात नहीं समझी। पगली,
जानती थी कि ज़िंदगी खेलने और हंसने के लिए है। यह न जानती थी कि एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और इस घरौंदे को उड़ा ले जाएगा, और इसी के साथ हम दोनों भी कहीं से कहीं जा उड़ेंगे। इसके बाद मैं पिताजी के पास चला गया और कई साल पढ़ता रहा। लखनऊ की जलवायु मेरे लिए अनुकूल न थी, या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए यह बहाना किया था, मैं निश्चय नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट तक तो मैं आगरे में ही पढ़ा, लेकिन चाचा साहब के दर्शनों के लिए बराबर जाता रहा, क्योंकि छुट्टी तो पूरी लखनऊ में ही कटती थी। तातील एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के दिन गिने जाने लगते थे। अगर मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पत्र आ पहुंचता। बचपन के उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था। वे प्यारे दिन क्या भूल सकते थे। वही मधुर स्मृतियाँ अब इस जीवन का सर्वस्व है। हम दोनों रात को सबकी नज़रें बचाकर मिलते और हवाई किले बनाते। इससे कोई यह न समझे कि हमारे मन में पाप था, कदापि नहीं। हमारे बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत आने न पाता जो हम दूसरों के सामने कर न सकते, जो उचित सीमा के बाहर होते। यह केवल वह संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता है। शादी हो जाने के बाद भी तो कुछ दिनों तक स्त्री और पुरुष बड़ों के सामने बातें करते लजाते हैं। हाँ, जो अंग्रेजी सभ्यता के उपासक हैं उनकी बात मैं नहीं चाहता। वे तो बड़ों के सामने आलिंगन भी करने लगते हैं। हमारी मुलाकातें दोस्तों की मुलाकातें होती। कभी ताश की बाजी होती थी, कभी साहित्य की चर्चा, कभी स्वदेश के सेवा के मंसूबे बनते, कभी संसार यात्रा के। क्या कहूँ, तारा का हृदय कितना पवित्र था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है, कुछ को कैसे पवित्र बना सकती है। एक दूसरों से बातें करने में, एक दूसरों के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था। फिर प्रेम की बातों की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अपने अखंड अनुराग, अपनी अतुल्य निष्ठा, अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है। हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था, केवल रस्में बाकी थी। वह मुझे अपना पति समझती थी, मैं उसे अपनी पत्नी समझता था। ठाकुर जी का भोग लगाने के पहले थाल के पदार्थों में कौन हाथ लगा सकता है। हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक तो बातचीत की नौबत ना आती, लेकिन ज्यादगी कोई न करे, मानना उसी को पड़ता था। मैं जरा सी बात पर तिनक जाता था। वह हंसमुख थी, बहुत ही सहनशील, लेकिन उसके साथ ही मनानी भी पड़ती थी। मुझे खिलाकर भी खुद ना खाती, मुझे हंसाकर भी खुद ना हंसती। इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फौज में एक जगह मिल गई। उस विभाग के अफसरों में पिताजी का बड़ा मान था। मैं सर्जेंट हो गया और सौभाग्य से लखनऊ ही में मेरी नियुक्ति हुई। मगर विधि वाम कुछ और ही षड्यंत्र रच रखा था। मैं तो इस ख्याल में मग्न था कि कुछ दिनों में तारा मेरी होगी। उधर एक दूसरा ही गुल खिल गया। शहर के एक नामी रईस ने चाचा जी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और 8,000 रुपये दहेज का वचन दिया। चाचा जी के मुंह से लार टपक गई। सोचा, यह आसतीत रकम मिलते ही उसे क्यों छोड़ूं। विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा। उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया। विमल बाबू को बुलाकर बोले, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी की बातचीत करने आए थे। आप तो उन्हें जानते ही होंगे, अच्छे रईस हैं, 8,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने कह दिया, सोच कर जवाब दूंगा, आपकी क्या राय है, यह शादी मंजूर कर लूं। विमल बाबू ने चकित होकर कहा, यह आप क्या फरमाते हैं, कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है ना। चाचा साहब ने अनजान बनकर कहा, यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है। किसने ठीक की है यह शादी, आपसे तो मुझे इस विषय में कोई बातचीत ही नहीं हुई। विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले, जो बात आज 10-12 साल से सुनता हूँ, क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी। मैं तो उसे तय समझे बैठा हूँ। मैं ही क्या, सारा मोहल्ला तय समझ रहा है। चाचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दबकर कहा, भाई साहब, हक तो यह है कि मैं जब
कभी इस संबंध की चर्चा करता था तो दिल लगी के तौर पर, लेकिन खैर, मैं आपको निराश करना नहीं चाहता। आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूँ। मुझे 8,000 मिल रहे हैं, आप मुझे 7 की 1,000 दे दीजिए, 6,000 ही दे दीजिए। विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज की मांग कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आता। चाचा साहब ने माथा सिकोड़ कर कहा। इससे मजाक की तो कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने चौधरी से बातें कर सकता हूँ। विमल बाबू अपने तो यह नया प्रश्न छेड़ दिया। मुझे तो स्वप्न में भी गुमान न था कि हमारे और आपके बीच में यह प्रश्न खड़ा होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। 10-5 हज़ार में आपको कुछ न बनेगा। हाँ, यह रकम मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो आपसे दया की भिक्षा ही मांग सकता हूँ। आज 10-12 साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते थे। आपकी बातों से भी कई बार उसकी तसल्ली हुई। कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वह आपसे छिपा नहीं है। ईश्वर के लिए थोड़े से रुपए के वास्ते कई जनों का खून न कीजिएगा। चाचा साहब ने धृष्टता से कहा। विमल बाबू, मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और कुछ नहीं कह सकता। विमल बाबू जरा तेज होकर बोले। आप मेरे गला घोट रहे हैं। चाचा, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि कितनी रियायत कर रहा हूँ। विमल, क्यों ना हो, आप मेरा गला घोटोगे और मैं आपका एहसान मानूं? मैं इतना उदार नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं आपको सज्जन समझता हूँ। अब मालूम हुआ कि आप भी कोड़ियों के गुलाम हैं, जिसकी निगाह में मुरव्वत नहीं है, जिसकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। उसे मैं शरीफ नहीं कह सकता। आपको अख्तियार है कृष्णा बाबू की शादी जहाँ चाहे करे, लेकिन आपको हाथ न मलना पड़े तो कहिएगा। तारा का विवाह तो कहीं न कहीं हो ही जाएगा, और ईश्वर ने चाहा तो किसी अच्छे घर में ही होगा। संसार में सज्जनों का अभाव नहीं है, मगर आपके हाथ अपयश के सिवा कुछ न आएगा। चाचा साहब ने तोरियां चढ़ाकर कहा। अगर आप मेरे घर में न होते तो इस अपमान का कुछ और ही जवाब देता। विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से बाहर जाते हुए कहा। आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप जवाब देने के योग्य ही नहीं हैं। उसी दिन शाम को जब मैं बैरक में आया और जलपान करके विमल बाबू के घर जाने लगा तो चाची ने कहा, कहाँ जाते हो? विमल बाबू के यहाँ से तुम्हारी चाची से आज ही झड़प हो गई है। मैंने ठटक कर ताज्जुब के साथ कहा, झड़प हो गई? किस बात पर? चाची ने सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और विमल को जितने काले रंगों में रंग सकी रंगा। तुमसे क्या कहूँ बेटा, ऐसा मुंहफट तो आदमी ही नहीं देखा। हजारों ही गालियाँ दी, लड़ने पर आमादा हो गया। मैंने एक दिन तक सन्नाटे में खड़े रहकर कहा, अच्छी बात है, वहाँ ना जाऊँगा, बैरक जा रहा हूँ। चाची बहुत ही रोई और चिल्लाई, पर मैं एक क्षण भर भी न ठहरा। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई मेरे हृदय के भाले झोंक रहा हो। घर में बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे 10 मिनट से ज़्यादा न लगा। बार बार जी झुंझलाता। चाचा साहब पर नहीं, विमल बाबू पर भी जी नहीं, केवल अपने ऊपर। क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर चाचा साहब से कह दूं, कोई मुझे लाख रुपए भी दे तो शादी न करूँगा। मैं क्यों इतना डरपोक हूँ, इतना तेजहीन, इतना दब्बू हो गया। इसी क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा। वहाँ सारा वृत्तांत सुनाने के बाद अंत में लिखा, मैंने निश्चय कर लिया कि और कहीं शादी ना करूँगा, चाहे मुझे आपकी अवज्ञा ही क्यों ना करनी पड़े। उस आवेश में न जाने क्या क्या लिख दिया, अब याद भी नहीं। इतनी ही याद है कि 10-12 पन्ने 10 मिनट में लिख डाले। संभव होता तो मैं ये सारी बातें तार से भेजता। 3 दिन मैंने बड़ी व्यथा से के साथ काटे। उसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सोचता, तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझती होगी। कई बार जी में आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं और कहूँ, देवी मेरा अपराध क्षमा करो। चाचा साहब के कठोर व्यवहार की परवाह न करो। मैं तुम्हारा था और तुम्हारा हूँ। चाचा साहब मुझे
बिगड़ जाएं। पिताजी घर से निकाल दे, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें खोकर मेरा जीवन ही खो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का जवाब आया। रही सही आशा भी टूट गई। वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं, उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध में एक शब्द मुंह से नहीं निकाल सकता, और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि उन्हें नाराज ना करो। मैंने उस पत्र को फाड़कर पैरों में कुचल दिया। उसी वक्त विमल बाबू के घर की तरफ चला। आह, उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता, मुझे धमकाता कि उधर मत जाओ, तो मैं विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। पर वहाँ मना करने वाला कौन बैठा है? कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा और लौट पड़ा। कह नहीं सकता क्यों, सोच कर लौटा। चाचा साहब की अप्रसन्नता का मुझे रत्ती भर भी भय न था। उनकी अब मेरे दिल में जरा भी इज्जत न थी। मैं उनकी सारी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था। पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर न था। संकोच केवल यह था कि कौन मुंह देख लेकर जाऊं। आखिर मैं उन्हीं चाचा का भतीजा हूं। विमल बाबू मुझसे मुखातिब न हुए या जाते ही जाते दुत्कार दिया तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कुछ न होगा। सबसे बड़ी शंका यह थी कि कहीं तारा ही मेरे तिरस्कार कर बैठी तो मेरी क्या गति होगी। हाय अद्य तारा, निष्ठुर तारा, अबोध तारा, अगर तूने उस वक्त 2 शब्द लिखकर मुझे तसल्ली दे दी होती तो आज मेरा जीवन इतना सुखमय होता। तेरे मौन ने मुझे मटिया मेट कर दिया, सदा के लिए। आह, सदा के लिए। 3 दिन फिर मैंने अंगारों पर लेट लेट कर काटे। ठान लिया था कि अब किसी से न मिलूंगा। सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था। तारा पर तो भी क्रोध आता, चाचा साहब को तो सूरत भी मुझे घृणा होती थी। मगर तीसरे दिन शाम को चाचा जी का रुक्का पहुंचा। मुझे आकर मिल जाओ। जी मैं तो आया, लिख दूं मेरे आपसे कोई संबंध नहीं है। आप समझ लीजिए मैं मर गया। मगर फिर आप स्नेह और उपकार की याद आ गई। खरी खरी सुनने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था। हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चाचा जी की सेवा में पहुंच गया। चाचा जी ने मुझे सिर से पैर तक देखकर कहा, क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? आज राय साहब सीताराम तशरीफ लाए थे, तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कल सवेरे मौका मिले तो चले आना। तुम्हें लौटने की जल्दी ना हो तो मैं उसी वक्त बुलावा भेजूंगा। मैं समझ तो गया कि यह राय साहब कौन है, लेकिन अनजान बनकर बोला, यह राय साहब कौन है? मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं। चाचा जी ने लापरवाही से कहा, अजीब, वह वही महाशय हैं जो तुम्हारे ब्याह के लिए घिरे हुए हैं। शहर के रईस और कुलीन आदमी। लड़की भी बहुत अच्छी है, कम से कम तारा से तो कई गुना अच्छी। मैंने कहा, हाँ, कर लिया। तुम्हें भी जो बातें पूछनी हो उनसे पूछ लो। मैंने आवेश में उमड़कर तूफान को रोककर कहा, आपने नाहक हाँ की। मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता। चाचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़कर कहा, क्यों? मैंने उसी निर्भीकता से जवाब दिया, इसलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीनता रहना चाहता हूँ। चाचा साहब ने जरा नर्म होकर कहा, मैं अपनी बात दे चुका हूँ, क्या तुम्हें उसका कुछ ख्याल नहीं? मैंने उद्दंडता से जवाब दिया, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता। चाचा साहब ने गंभीर भाव से कहा, यह तुम्हारी आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी। पछताना पड़ेगा। आपको इसकी चिंता न करें, आपको कष्ट देने ना आऊँगा। अच्छी बात है। यह कहकर वह उठे और अंदर चले गए। मैं कमरे से निकला और बैरिक की तरफ चला। सारी पृथ्वी चक्कर खा रही थी। आसमान नाच रहा था, मेरी देह हवा में उड़ी जा रही थी। मालूम होता था पैरों के नीचे की जमीन ही नहीं है। बैरिक में पहुंचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, धन दौलत, सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ था। उफ, कितना निर्दयी आघात था। सवेरे हमारी रेजिमेंट को देहरादून जाने का हुक्म हुआ। मुझे आंखें सी मिल गई। अब लखनऊ काट खाता था। उसके गली कूचे तक से घृणा हो गई।
एक बार जी में आया चलकर तारा से मिल लूं, मगर फिर वही शंका हुई, कहीं वह मुखातिब न हुई तो। विमल बाबू इस दशा में मुझसे इतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए हैं, उसका मैं निश्चय न कर सका। पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था, अब एक अनाथ युवक जिसे मजूरी के सिवा और कोई अवलंब नहीं था। देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभव था मैं आहत और हृदय संभल जाता, मैं विमल बाबू को मना लेता। लेकिन वहां पहुंचे एक सप्ताह भी न हुआ कि मुझे तारा का पत्र मिला। पत्र को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, समस्त देह में कंपन सी होने लगी। शायद शेर को सामने देखकर भी इतना भयभीत न होता, हिम्मत ही न पड़ती कि उसे खोलूं। वही लिखावट थी, वही मोतियों की लड़ी, जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त हो जाते थे, जिसे चूमता था और हृदय में लगाता था। वही काले अक्षर आज नागिन से भी ज्यादा डरावने मालूम होते। अनुमान कर रहा था कि उसने क्या लिखा होगा, पर अनुमान की दूर तक तोड़ भी पत्र के विषय तक न पहुंच सकी। आखिर एक बार कलेजा मजबूत करके मैंने पत्र खोल डाला। देखते ही आंखों से अंधकार छा गया। मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघलाकर पिला दिया हो। तारा का विवाह तय हो गया था। शादी होने में कुल 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, विनती की थी कि मुझे भुला मत देना। पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों की आंसू की झड़ी लग गई। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। आज मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है, मगर कुछ और समझूं तो वह अपने पति के साथ अनन्य होगा, जिसे शायद तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करोगे। बस इससे अधिक और न लिखूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले गए। तुम यहाँ रहते तो मुझे और अधिक दुख होता। मगर प्यारे, अपनी इस अभागिनी तारा को भूल न जाना। तुमसे यही अंतिम निवेदन है। मैं पत्र को हाथ में लिए लिए लेट गया। मालूम होता था कि छाती फट जाएगी। भगवान, अब क्या करूं? जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात द्वार पर आ पहुंच गई होगी, यह निश्चय था। लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह न रोक सका। वही अब जीवन की अंतिम लालसा थी। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर में कहा, मुझे एक बड़े जरूरी काम से लखनऊ जाना है। 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। साहब ने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा जाना जरूरी है। तुम नहीं जा सकते। मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम किसी तरह नहीं जा सकते। मैंने और अधिक आग्रह न किया, वहां से चला आया। रात की गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय किया। कोर्ट मार्शल का अब मुझे जरा भी डर न था। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म पर दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतजार कर रहा था। तब अपनी किस्मत से नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला। बारात द्वार पर आ गई थी। गैस की रोशनी हो रही थी। बाराती लोग जमा हो रहे थे। हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी। रास्ता मर्दाने कमरे के बगल में था। चाचा साहब शायद कहीं सैर करने गए हुए थे। नौकर चाकर सब बारात की बाहर देख रहे थे। मैं चुपके से जीने पर चढ़ा, छत पर जा पहुंचा। वहां उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। हाय, यही वह स्थान है जहाँ हमने प्रेम के आनंद उठाए थे। यही मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांधता था, और यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्थ था। इसी जमीन का एक एक अणु मेरे लिए मधुर स्मृति से पवित्र था। पर हाय, मेरे हृदय की भांति आज वह भी उजड़कर सुनसान अंधेरा था। मैं उसी जमीन से लिपटकर खूब रोया, जहाँ तक कि हिचकियाँ बन गई। काश उस वक्त तारा वहां आती तो मैं उसके चरणों पर गिरकर हमेशा के लिए सो जाता। मुझे ऐसा भाषित होता कि तारा की पवित्र आत्मा मेरी दशा पर रो रही है। आज भी तारा यहाँ जरूर आई होगी। शायद इसी जमीन पर लिपट कर वह भी रोई होगी। उस भूमि के सुगंध केसों की महक आ रही है। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहां की धूल जमा करने लगा। एक क्षण ने मेरी सारी छत साफ कर डाली।
और अपनी अभिलाषा की इस राख को हाथ में लिए घंटों रोया। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है, यही मेरी उपासना का वरदान है, यही मेरे जीवन की विभूति है। हाय रे दुर्दशा। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के समय वधु मंडप के नीचे आई। अब भावरे होंगे। मैं छत के किनारे चला आया और वहां मर्मांत दृश्य देखने लगा। बस यही मालूम हो रहा था कि कोई हृदय के टुकड़े किए डालता। आश्चर्य है, मेरी छाती भरी भरी जा रही। मेरी छाती क्यों ना फट गई, मेरी आंखें क्यों ना निकल पड़ी। वह मंडप मेरे लिए एक चिता थी, जिसे वह सब कुछ जिस पर मेरे जीवन का आधार था जलाकर राख कर दिया। भावरे समाप्त हो गई थी तो मैं कोठरे से उतरा और अब क्या बाकी था, चिता की राख की जलग्रह हो चुकी थी। दिल को थामे वेदना से तड़पता हुआ जीने के द्वार पर आया, मगर द्वार बाहर से बंद था। अब क्या हो। उल्टे पांव लौटा। अब तारा के आंगन से होकर जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था। मैंने सोचा, इस जमघट में मुझे कौन पहचानता है, निकल जाऊंगा। लेकिन ज्यों ही आंगन में पहुंचा, तारा की माता की निगाह पड़ गई। चौंक कर बोली, कौन? कृष्णा बाबू, तुम कब आए? आओ, मेरे कमरे में आओ। तुम्हारा चाचा साहब के भय से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा प्रातःकाल विदा हो जाएगी, आओ इससे मिल लो। दिन भर से तुम्हारी रट लगा रखी है। यह कहते हुए उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। फिर पूछा, आपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरा घर यहाँ कहाँ? क्यों, तुम्हारा चाचा साहब नहीं है? हाँ, चाचा साहब का घर है, मेरा घर अब कहीं नहीं, बनने ही कब दिया। पर आप लोग ने वह भी तो तोड़ दिया। हमारा इसमें क्या दोष है भैया? लड़की का ब्याह तो कहीं ना कहीं करना ही था। तुम्हारे चाचा जी ने तो हमें मझधार में छोड़ दिया था। भगवान ही उबारा है। क्या कभी स्टेशन में चले आ रहे थे? तब तो अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर ला कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। वर्धा स्मित होकर मुंह ताकने लगी। मुझे तारा से कितना प्रेम था, वह बेचारी क्या जानती थी। मैंने उसी विरक्ति के साथ फिर कहा, जब आप लोगों ने मुझे मार डालने का निश्चय ही कर लिया, तो अब देर क्यों करती हो? आप मेरे साथ यह दगा करेगी, यह मैं ना समझता था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चाचा और बाप की आंखों से गिरकर मैं शायद आपकी आंख में भी तो ना जचता। बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नज़रों से देखकर कहा, तुम हमको इतना स्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए हृदय से कहा, अब तो न समझता था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसा समझाने को मजबूर किया है। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर उसके इससे घातक वार न कर सकता था। मेरा खून आपकी ही गर्दन पर होगा। तुम्हारी चाचा जी ने ही तो इनकार कर दिया था। आप लोगों ने मुझसे कुछ न पूछा, मुझसे भी तो कुछ कहा होता, मुझे भी तो कुछ कहने का अवसर दिया होता। आपने तो ऐसे निगाहें फेरी जैसे आप दिल से यही चाहते थे। मगर अब आपसे शिकायत क्या करूं? तारा खुश रहे, मेरे लिए तो यही बहुत है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा। अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देते तो हमें तस्कीन हो जाती। हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो। हमसे जरूर भूल हुई है, मगर इससे बड़ी भूल तुमसे हुई है। अब मुझे मालूम हुआ है कि तारा क्यों बार बार डाकिये को पूछ रही थी। अभी कल वह दिन भर डाकिये की राह देख रही थी। जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया, तब वह निराश हो गई। बुला दूं उसे? मिलना चाहते हो? मैंने चारपाई से उठकर कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ। मैं अब उसे नहीं देख सकता। उसे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूं। यह कहते हुए मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार पुकारा, पर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह है मुझ निराश की कहानी। इसे आज 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरे ऊपर जो कुछ बीती उसे मैं ही जानता हूँ। कई कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ा।
फौज से तो उसके तीसरे ही दिन निकाल दिया गया। अब मारे मारे फिरने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं मिला। पहले तो काम मिलता ही नहीं, अगर मिल भी गया तो मैं टिकता नहीं। जिंदगी पहाड़ हो गई, किसी बात की रुचि नहीं रही। आदमी की सूरत से दूर भागता हूँ। तारा प्रसन्न है। 3-4 साल हुए हैं। एक बार मैं उसके घर गया था। उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था, बहुत कस्में दिलाई। मजबूर होकर वह कली अब खिल कर फूल हो गई। तारा मेरे सामने आई। उसका पति भी बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ ताक न सका। उसने मेरे पैर खींच लिए। मेरे मुंह में एक शब्द न निकला। अगर तारा दुखी होती तो कष्ट में होती, फटे हाल में होती तो मैं उस पर बलि हो जाता। पर संपन्न सरल विकसित तारा मेरी संवेदना के योग्य न थी। मैं इस कुटिल विचार को न रोक सका। कितनी निष्ठुरता, कितनी बेवफाई। शाम को मैं उदास बैठा वहां जाने पर पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बाबूजी। मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह को जाने जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ। तारा जैसी रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर मैं जानता कि आपको इससे इतना प्रेम है तो मैं हरगिज आपकी राह का कांटा न बनता। शौक यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ तारा मुझसे आपकी प्रेम कथा कह चुकी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तब तो आपको मेरी सूरत से घृणा होगी। उसने जोश से कहा, इसके प्रतिकूल मैं आपका आभारी हूँ। प्रेम का ऐसा पवित्र, ऐसा उज्जवल आदर्श आपने उसके सामने रखा। वह आपको अब भी उसी मोहब्बत से याद करती है। शायद कोई दिन ऐसा नहीं हो जाता कि आपकी जिक्र ना करती हो। आपके प्रेम को वह अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारी चीज़ समझती है। आप शायद समझते हो कि उन दिनों की याद करके उसे दुख होता होगा। बिल्कुल नहीं, वही उसके जीवन के सबसे मधुर स्मृतियाँ हैं। वह कहती है, मैंने अपने कृष्ण को तुम में पाया है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।